नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला काफी समय पहले उठा था और अब एक बार फिर गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ में उठ रहा है, जहां पार्टियां आरक्षण के मामले को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। चाहे ये पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए फिर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या है पूरा मामला। तो अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिले हैं, अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण, ओबीसी को 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण। 50 से ज्यादा नहीं दे सकते हम आरक्षण, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, यह राहुल गांधी का बयान है। वहीं डिप्टी सीएम की अगर जो बात करें, आरक्षण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो बयान है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है, क्या कहा है हम बताते हैं, कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं रही। ये पूरा मामला, ये विवाद का जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से बताए हैं। आपको बताएं कि जो नया बिल आया उसमें अनुसूचित जाति के लिए 32% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए 13% आरक्षण और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। और ईडब्ल्यूएस मतलब कि आपको बताएं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4% आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि कहीं भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में विवाद होना तय है और कुल मिलाकर के अभी यह मामला कोर्ट में है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमा गया है। कोर्ट में जो ओबीसी आरक्षण 27% नए बिल में प्रावधान किया गया था, उसको काटकर 14% कर दिया गया है। तो आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कहती है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अगर बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, ये उनका प्रश्न है। फिर एक दूसरा प्रश्न, अग्निवीर योजना क्यों लेकर आए, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, ये सारे काम आरक्षण के खिलाफ हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। तो अभी आपने राहुल गांधी को सुना कि उनका कहना है कि ये सब रिजर्वेशन के खिलाफ है। वहीं आरक्षण के मामले में भाजपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने आरक्षण संशोधन का काम पूरा नहीं किया और हम पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए विजय शर्मा, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, क्या कुछ कह रहे हैं। उनके द्वारा किए हुए सब मसले हैं जिनको खुद अपनी सरकार में तो करा नहीं पाए, अब इस तरीके की राजनीति उसमें कर रहे हैं। मसला है आरक्षण का, तो जो प्रावधान है आरक्षण के वो खत्म नहीं होने वाले हैं। भाजपा की तरफ से बहुत स्पष्टता के साथ पूरे देश को कहा गया है इस विषय। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, जावेद खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही साथ के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जावेद खान जी, हम आपके पास आएंगे और चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। जब आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें साफ साफ कह दी हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, फिर इस तरह की
जो 32%, 13%, 27% और 4%, ये सब मामला है, अभी पेंडिंग है, ये चल रहा है कोर्ट में, और ओबीसी का आरक्षण कट करके 14% कर दिया गया है। सवाल आपसे ये है कि जब मामला कोर्ट में है तो आरक्षण का मुद्दा ये कैसे गर्म किया जा रहा है, और कैसे आप ये बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। नमस्कार देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, आज 15 महीने करीब ये बीत चुके हैं जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले जब रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 58% आरक्षण को लेकर के आया था, जिसमें एससी के 16% आरक्षण को घटा करके 12% कर दिया था। उस समाज के लोगों ने कोर्ट में जाकर के इसका विरोध दर्ज किया था, जिसको लेकर के रमन सिंह की सरकार ने 2 कमेटियां भी बनाई। एक कमेटी थी ननकीराम कंवर जी की, एक कमेटी थी विज जी की। ननकीराम जी की कमेटी थी जो 1000 पन्ने की रिपोर्ट भी बनाई थी, और जो कोर्ट में वो रिपोर्ट कभी पेश ही नहीं कर पाई। सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी की सरकार आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में लगातार उसका हनन हो रहा था। उसको देखते हुए विधानसभा में सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे, सबकी सम्मति से, सर्वसम्मति से एक विधेयक, आरक्षण विधेयक संशोधन बिल पास हुआ, और वो पास होकर के राज्यपाल के पास जाता है। अब राज्यपाल महोदया उसे रोक देती है, उस पे 10 प्रश्न पूछते हैं राज्य सरकार से राज्यपाल महोदया, जिसका जवाब भी राज्य सरकार देती है, लेकिन आज दिनांक तक राज्यपाल उसे रोक करके रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इसके विरोध में नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि राज्यपाल का संचालन जिस प्रदेश में इनकी सरकार नहीं होती, वो किसके इशारे पर चलती है। आज तो डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित का फैसला क्यों नहीं कर रहे राज्यपाल से? वो जो विधेयक जो आपने भी पास करवाया है, आपने भी विधानसभा में जिसको सहमति दी थी, उसे लागू क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जावेद खान जी, कि जो विधेयक पास किया गया था सदन में छत्तीसगढ़ के, उसमें क्या अनुसूचित जाति को 32%, अनुसूचित जनजाति को 13%, यानी कि 50% से ज्यादा क्या आरक्षण के प्रावधान किए गए थे क्या? जी बिल्कुल, उसमें 50% से ऊपर के प्रावधान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए, जब कर्नाटक में इनकी सरकार होती है, वहां पर जब ये 72% का आरक्षण लेकर के आते हैं, तो राज्यपाल उसे तुरंत मंजूरी दे देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं होती तो वो रोक देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, और इसमें पिस कौन रहा? इसमें प्रदेश की जनता पिस रही है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान पेश किया था, उस समय इनके नेता गोलवलकर जी ने आरक्षण की प्रतियां, संविधान की प्रतियां को जलाने का कार्य किया था। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इनके आरएसएस के प्रचारक कहते हैं हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। चलिए, हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। वो कई सांसद के दावेदार, लेकिन ये जो प्रमुख है, क्योंकि हमको आरक्षण खत्म करना ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बातें जो आपने प्रमुख रूप से बताई हैं कि कर्नाटक में 72% आरक्षण को राज्यपाल मंजूरी दे देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर जो 50% से कुछ ऊपर हो जाता है तो राज्यपाल अपने पास रख लेती हैं। दिनेश अग्रवाल जी, ये क्या मामला है? आप इसे, जी नमस्कार, आप इसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र जावेद भाई को बता देना चाहूंगा, और आपके मीडिया के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों को बता देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हटाने का या उसको किसी भी प्रकार का उसको कुछ करने का भारतीय जनता पार्टी तय नहीं की है। दूसरी बात,
ये जो बात कर रहे हैं आरक्षण की, जब जब चुनाव आता है ये आरक्षण विरोधी, ये आदिवासी विरोधी, ये अनुसूचित जनजाति विरोधी लोग इस मुद्दे को लाते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, ये नहीं, ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाने। ठीक है बात ये बेवकूफ बनाए ये समझ में आता है, लेकिन जो कर्नाटक के 72% आरक्षण की बात और यहाँ पर 50% से ऊपर की बात, जहां तक 55-56 या जो भी जोड़ने पे आ रहा हो, मैंने इसे काउंट नहीं किया है, लेकिन 50% से ऊपर है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों? कोई दोहरा चरित्र नहीं है देवेंद्र जी। ये समझाने का प्रयास कीजिए, कर्नाटक में कुछ और, छत्तीसगढ़ में कुछ और, ये समझाइए मुझे राज्यपाल की भूमिका। वहीं आ रहा हूं, राज्यपाल के कुछ संविधानिक अधिकार होते हैं, राज्यपाल इनके शासन में हाथ की कठपुतली बनती है, बीजेपी के राज में कठपुतली नहीं बनती है, क्योंकि एक कठपुतली बना बना के राज्यपाल को समझाते थे, इसलिए मैं प्रवक्ता भाई जावेद भाई कठपुतली की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। राज्यपाल एक संवैधानिक व्यक्ति होता है, उसके बारे में ऐसा शब्द बोलने के पहले सोचना चाहिए। ये बात कर रहे आरक्षण की, वो व्यक्ति जो 120 एकलव्य कॉलेज आज तक बनाए थे 70 सालों में, गर्व से कहते हैं अपने आदिवासी भाई के लिए 400 एकलव्य कॉलेज बनाया, ये पूरे 70 साल में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाए थे, हमने 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बताया। ये बात करते बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जिनकी संसद में प्रतिमा नहीं लगा पाए, अगर संसद में प्रतिमा लगाई है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के, हमने लगाई है, ये बात करते बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, उनको आजीवन भारत रत्न नहीं दिया। ये उत्तर नहीं है, सुन लीजिए, आपने संवैधानिक अधिकार की बात की है, आपने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार की बात की है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने पास रोक रखे हैं, ठीक है, राज्यपाल ने जो भी बिल गया उनको अपने पास रोक के रखी है, ठीक है, यह संवैधानिक अधिकार है। हम आना चाहेंगे के शर्मा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने दोनों मेहमानों को बड़े ही ध्यान से सुना और समझा भी। बात यहां पर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 50% से आरक्षण आप ज्यादा नहीं दे सकते, तो फिर कर्नाटक को या छत्तीसगढ़ सरकारें 50% से ज्यादा आरक्षण का बिल पास क्यों कर रही हैं? दूसरी बात ये कि अगर कर्नाटक में राज्यपाल ने अनुमति दे दी तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पास क्या दिक्कत थी कि वो अनुमति देने से आनाकानी कर रही है? राज्यपाल के पास था, उसमें 58% का मामला भी कोर्ट में था। बाद में कोर्ट ने 58% जो रमन सिंह सरकार ने 2012 में पारित की थी उसको अनुमति दी थी। उसके बाद भूपेश सरकार की कैबिनेट ने इस 58% को स्वीकृति दी, क्योंकि उस समय नौकरी के लिए पीएससी के माध्यम से, चूंकि चुनाव नजदीक था और नौकरी के लिए लोगों का एक, युवाओं का, खासकर बेरोजगारों का एक दबाव था, कहा जा सकता है। तो उस समय जो अभी छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू है, 76% का आरक्षण जब विधानसभा में 2 दिसंबर को पारित हुआ तो उस समय दोनों ही दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया। यहाँ कोई उसके बाद मंत्रियों ने जाकर के राज्यपाल को दिया, और लेकिन उसके बाद जो विवाद हुआ उसके चलते हुए राज्यपाल और सरकार के बीच माननीय अनुसुईया उइके जी उस समय राज्यपाल थी, जिसको एक विवाद की स्थिति पैदा होने के चलते ही कहा जा सकता है कि उनका यहां से तबादला कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से उनका स्थानांतरण हो गया राज्यपाल जी का। तो एक विवाद वहां पे अब नए राज्यपाल के ऊपर आया, लेकिन वो अभी स्थायी, छत्तीसगढ़ ही नहीं कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। लेकिन बात आती है ये तमिलनाडु में जब आरक्षण की बात आई थी जयललिता के समय 1992 में, तब जाके आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा साहनी का मामला आया था उस समय से 50% आरक्षण का एक केप तैयार कर दिया गया था, जिसको अभी राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम उस केप कवर को हटा देंगे, मतलब आरक्षण का प्रतिशत आगे बढ़ा देंगे। कई राज्यों में देखेंगे अनुमति मिल गई है, कहीं राज्यपाल को जो अधिकार है अलग अलग आपको देखने को मिला, कुछ और राज्यों में भी आपको दिखेगा कि लौटा दिया गया है कहीं, और कहीं रोक दिया गया है, और कहीं पे अनुमति दे दी गई है, जैसे बता रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के राज्यपाल के अपने अधिकार का उपयोग करते रहे, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, उस पर अपन प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर सकते क्यों। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो राजनीति चल रही, आरक्षण, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में आरक्षण का मामला फिर से आ रहा है। क्या आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा? तो नहीं होगा। संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से
बिलासपुर की सभा में भी कहे कि संविधान बदलना चाहते हैं, तमाम प्रकार की बातें। मूल बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं कि दो ही जाति है, अमीर और गरीब। यदि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं कहा जा रहा है, तो इसमें इन वर्गों के लोग कितने हैं? आरक्षण का इतने वर्षों तक यदि लाभ मिला है तो कितने लोग इससे ऊपर उठ के आ रहे हैं, या सरकार जो दावा करती है उसमें कितना लाभ मिला है? या कुछ परिवार, खासकर मैं कहूंगा राजनीतिक रूप से जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, कुछ ही परिवारों तक सीमित है, वहीं के नेता बनते हैं, उन्हीं के परिवारवाद की जो बात आरोप लगती है। तमाम जो सर्वेक्षण की बात कही जाएगी, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जिसके बाद 47,000 से ज्यादा आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने का काम हुआ। दूसरा चीज हुआ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को उजागर करने को लेकर विवाद रहा, क्योंकि राज्यपाल ने भी पूछा कि आप किस आधार पर 76% करना चाहते हैं, तो उसमें एक आधार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट। अब सरकार के पास है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है, इसको क्या सार्वजनिक किया जाना चाहिए या विधानसभा में पेश करना चाहिए, जो भाजपा मांग कर रही थी। मेन है आधार किस आधार पर करना चाहते हैं, और 76% का जो आरक्षण का मामला है, अभी फिलहाल कोर्ट ने 58% की अनुमति दी है, और छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू है कहा जा सकता है। जी छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू है। लेकिन एक बात और राहुल गांधी जी ने कहा है, और मैंने आपको सुनवाया भी, कि निजीकरण से, अग्निवीर योजना से, ठेकेदारी प्रथा से क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? ये हम समझना चाहेंगे जावेद खान जी आपसे, और कैसे? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए आरक्षण किस आधार पर मिलता है? देश के संविधान के थ्रू आपको आरक्षण मिलता है। जब आप कोई निजी संस्था चलाते हैं तो उससे आप मुक्त हो जाते हैं। आप अपने अनुसार, अपनी उपलब्धता के अनुसार और योग्यता के अनुसार आप अपने लोगों को, कर्मचारियों को वहां पर नियुक्त करते हैं। पर पिछले जब 10 सालों से यह देखा जा रहा है कि देश में जो केंद्र की मोदी जी की सरकार है वो लगातार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। चाहे रेलवे हो, चाहे बेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जो सारी चीजें आज पब्लिक डोमेन में है, वो काहे के लिए है? वो इसीलिए, उसका विरोध क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब निजी हाथों में कोई क्षेत्र जाता है तो वो कंपनी अपने हिसाब से वहां पर रोजगार देती है। आरक्षण को लेकर के अगर केंद्र सरकार निजीकरण भी करे और उसके लिए एक ठोस कानून भी बना दे कि कोई कंपनी इतने प्रतिशत लोगों को, इतने इसी जाति के लोगों को, इसी समुदाय के लोगों को आपको लेना अनिवार्य है, तो फिर उस चीज का निजीकरण का विरोध आदमी करना बंद कर देगा। लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है। अब रही दूसरी बात, कांग्रेस क्यों इस चीज को बोल रही है, राहुल गांधी जी क्यों इसको चीज को बोल रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गोलवलकर जी से लेकर के, संघ प्रमुख से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी तक यही चीज बार बार कह रहे हैं, हमको 400 पार चाहिए, हमको 400 से ज्यादा चाहिए। कारण पूछने से सीधा वो कहते हैं कि हमको संविधान बदलना है, हमको आरक्षण को खत्म करना है। तो आरक्षण को खत्म करने की बात तो ये स्वयं कर रहे हैं। अब जब देश की जनता इनको देख रही है और इनसे सवाल पूछ रही है तो ये सफाई देते नजर आ रहे हैं कि नहीं, हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण को लागू रखेंगे। हमारा सवाल तो यही है ना, अगर आपको आरक्षण को लागू रखना है तो आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं? और अगर निजीकरण कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान क्यों नहीं लेकर के आते? ठीक है, कोई भी निजी कंपनी वहां पर फिर जो सरकार की आरक्षण, दिनेश जी जवाब दे देते हैं, बात समझ में आ गई आपकी। जी दिनेश जी जवाब दीजिए कि भाई जब निजीकरण कर रहे हैं, ठेका प्रथा लागू कर रहे हैं, तो इसमें तो जो ठेका लेगा वो अपने हिसाब से रखेगा। निजीकरण कर रहे हैं तो जो निजीकरण के द्वारा जिस को कंपनी दी जाएगी वो अपने अनुसार रखेगा, फिर वहां आरक्षण रह ही नहीं जाएगा। जी देखिए देवेंद्र जी, जावेद भाई कितनी सफाई से झूठ बोलते मैं ये सुन रहा था। जी ये वही लोग हैं जो बस्तर का नगरनार प्लांट का निजीकरण कर देंगे। एक स्पष्ट शब्दों में हमने कहा है कि बस्तर का नगर, मोदी जी ने सुन लो, सूची में डाल के रखा है। सुन लीजिए जावेद जी, मैंने आपकी बातों को सुना, सुनने का जीना चाहिए।
आरक्षण विरोधियों, देश में भ्रष्टाचारियों, आप जातिवाद का उन्माद फैलाने वाले हो, आप इस देश का हित करने वाले हो, आप इस देश का सर्वनाश करने चाहते हो, आप जाके अमेरिका में भारत को बदनाम करने वाले हो, आप जाके सरकार ने डाला है, राज्य सरकार ने नहीं डाला था, विनिमयीकरण की नीति से आज भी नाम नहीं लेता है, विमान को करेगा आपको डालने का काम, उसको बढ़ने का काम, विनिमयीकरण करने का कार्य वो भी सरकार की है, ना कि कांग्रेस की, ना कि गांधी की, ना कि नेहरू की। करने वाले हो आप, देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाली पार्टी हो। भांग खा करके मत बैठो भैया, भांग खा करके मत बैठो, नशा करके डिबेट में मत बैठो, ईमानदारी है तो बैठो, बाकी कुछ भी हवाबाजी करने आप किसी को बदनाम की कोशिश मत करें। हो चुके, आपको बता देता हूँ जावेद जी, अब ये देश जाग चुका है, आपके झूठ और फरेब की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। और हम को भी दिख रहा है, देश कैसा जा चुका है, ये सब झूठ कौन बोल रहा है यहाँ पर? देवेंद्र जी, मैं आपको धर्म मैं कहूंगा, मैं ये जो बात कर रहे हैं जाति सत्यहीन बात कर रहे हैं, कभी देश को बंटवारा करने वाले लोग हो, आप हमेशा देश का बंटवारा करने वाले लोग हो, आप जाति को ला करके वोट की राजनीति करने वाले हो। हम गर्व से बोलते सबका साथ, सबका विकास और सबका अधिकार। आप धार्मिक उन्माद फैलाते हो, देवेंद्र जी हिंदू मुस्लिम का विरोध करते हैं, आप चलिए, बात करते ठीक है, हैं ठीक है, जातिवाद की, आप बात ठीक है, करते हैं समाज की बात नहीं ठीक है, करते, जातिवाद ठीक की है, बात ठीक है, करते दिनेश जी, आप दिनेश जी, योग्यता की बात दिनेश जी, नहीं हम करते। आपको रोकना चाहेंगे जी। जावेद खान जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, बारी तो के शर्मा जी की है, जल्दी से अपनी बात रखिए। देवेंद्र जी, बिना सर पैर करने वाले प्रवक्ता के साथ में मैं क्या डिबेट करूं बताइए? जो कह रहे हैं नगर नारी स्वास्थ्य संयंत्र का निजीकरण कांग्रेस कर रही है, केंद्र में इनकी सरकार है, विनिमयीकरण की सूची में ये नाम दर्ज करके रखे हैं, राज्य सरकार। चलिए के शर्मा जी के पास चलते हैं, समय बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से अगर जो आप लोग डिबेट करेंगे तो हमारे दर्शकों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। खैर ठीक है, के शर्मा जी के पास चलेंगे। के शर्मा जी, सवाल आपसे है, ठेकेदारी प्रथा, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण, अग्निवीर योजना, ये सब जो आया है इससे आरक्षण खत्म होता है जी, क्या विचार है आपके? देखिए, ये आज की स्थिति नहीं है। जो संविदा कर्मचारी हैं कब से रखे जा रहे हैं, ठेका कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, इस प्रकार से जिस तरह से सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के जगह में इस प्रकार से जो ठेका प्रथा, जो आउटसोर्सिंग कहा जाए, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी लंबे समय से राजनीति होती रही है, इससे निश्चित रूप से बेरोजगारों का नुकसान होता है। समान कार्य समान वेतन की जो नीति है उसका उल्लंघन होता है, कहा जा सकता है। दूसरी ओर कोर्ट का जो निर्णय है, आप एक कवर यदि हटाने की बात करते हैं आरक्षण में, इसका तात्पर्य केवल राजनीति है कि परसेंटेज बढ़ा के उस वर्ग को आप संतुष्ट करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ स्पष्ट मानना है कि यदि आरक्षण का देखना है तो इस वर्गों में कितना सुधार हुआ ये भी अध्ययन होना चाहिए। जैसे 10 साल के लिए आरक्षण, आप लगातार आरक्षण बढ़ाते जाइए, लेकिन आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता जब तक इन वर्गों के उत्थान ना हो जाए, जब तक इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर ना हो जाए। ये सभी राजनीतिक दल और कानून भी यही चाहता है, संविधान भी यही बात करती है। बात यह है कि इन वर्गों के उत्थान के लिए आप कितना काम कर रहे हैं। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, मैं फिर से कह रहा हूं कि नंगे पैर कड़ी धूप में यदि मतदान के लिए लोग जा रहे हैं तो लोकतंत्र और अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए जो मतदान कर रहे हैं, इसके लिए राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। और एक कवर बढ़ा के जिस तरह से धर्म आधारित आरक्षण की बात आ रही है, तो आप कितना करेंगे, एक नीति तय होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि कितना आरक्षण देंगे, और आरक्षण आप दीजिए निश्चित रूप से, लेकिन उस वर्ग को सरकारी नौकरियों में कितना पोस्ट रिक्त है, श्वेत पत्र भी तो जारी कीजिए, केवल नाम ले रहे हैं आरक्षण का, और उस वर्ग के लिए रोजगार के लिए अवसर ही उपलब्ध नहीं है, नौकरी सरकारी नौकरी नहीं रही, तो इस आरक्षण का कितना लाभ मिल पा रहा है, इन वर्गों को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। देवेंद्र जी, मैंने के शर्मा जी की बात को सुनी, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये चीज को लेकर के आई है कि जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना हम कराएंगे, जो पिछले 2011 के बाद से हुआ नहीं है।
देश में स्थिति क्या है, दंगे करवाने वाले, जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराने वाली पार्टी, कांग्रेस जो देश को डुबोने वाली पार्टी, आरक्षण की बात की, आदिवासी जनता प्रवक्ता ने यह बात का जवाब नहीं दिया। आदिवासी में जब राष्ट्रपति ने आरक्षण को मंजूरी दी जाती है और छत्तीसगढ़ में ये विपक्ष में होते हैं, बात करोगे आप आदिवासी आरक्षण को रोका जाता है। आरक्षण विरोधी कौन है? छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। आरक्षण विरोधी काम कौन करता है? छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। अभी तो डबल इंजन की सरकार है आपकी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, राज्यपाल भी आपके पास में है। अगर आप आरक्षण विरोधी नहीं है तो जो विधानसभा में पारित नहीं करके आया है आरक्षण विधेयक, उसे तत्काल लागू करें और छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ पहुंचाए। चलिए बिल्कुल, अब समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में इस समय गर्म हो रहा है। गर्म इसलिए हो रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव हैं और दलों को वोट चाहिए। सवाल यह है कि अगर जो सरकारी विभागों में भर्तियां नहीं निकल रही हैं तो फिर आरक्षण का मुद्दा लेकर के क्या करना है, आरक्षण को लेकर के क्या करना है, किस तरह से, अगर बेरोजगारी दूर अगर जो करनी है, सरकारी भर्तियां निकलनी हैं और उसमें अप्लाई करना हो तो बात समझ में आती है। लेकिन जब सरकारी नौकरियां निकलेंगे ही नहीं, निजीकरण होगा, तो बात कुछ हजम नहीं होती। ऐसे में आरक्षण पर इतना गर्म होना और राजनीति गर्म होना बहुत जरूरी नहीं है। जनता तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है और वास्तव में लगातार समझती ही रहेगी, लेकिन देखना होगा कि फैसला क्या करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।